नमस्कार बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा है भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति। और उसके अंतर्गत आपने पढ़ा कृषि व्यवस्था और इसके पक्ष में हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे क्या संसाधन है जिसके के कारण हम कह सकते हैं कि भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति है। तो इसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है औद्योगिक एवं व्यावसायिक ढांचा। स्वतंत्रता के पश्चात आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत 1947 में औद्योगिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हुआ। 1948 की औद्योगिक नीति को आधार बनाकर उद्योगों के विकास व प्रोत्साहन की नीति प्रारंभ हुई। इसमें सबसे अधिक जोर आत्मनिर्भरता पर दिया गया। 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में मूलभूत ढांचागत उपक्रमों को प्राथमिकता के तौर पर विकसित किया गया, जिनमें आज भी सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व है। सार्वजनिक क्षेत्र में उपभोक्ता सामान के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग स्थापित हुए। इससे निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य प्रतियोगिता आरंभ हुई। इसने औद्योगिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। सार्वजनिक क्षेत्र ने निजी क्षेत्र पर अंकुश और नियंत्रण की सरकारी व्यवस्था को जन्म दिया। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों भूमि, बिजली, पानी, भवन, संचार और परिवहन इत्यादि संसाधनों को उपलब्ध करवाने से विज्ञान की प्रगति भी हुई। स्वतंत्रता के पश्चात व्यापार वाणिज्य का भी व्यापक ढांचा तैयार हुआ। भारत में बाजार व्यवस्था का विस्तार हुआ। उदारीकरण व वैश्वीकरण ने भारत को विश्व के एक बड़े बाजार के रूप में आगे बढ़ाया। दुनिया के सर्वाधिक विकसित देश इस देश के बाजार की ओर लालची दृष्टि से न केवल देखने लगे बल्कि इसका भरपूर उपयोग अपनी समृद्धि के लिए करने लगे। तो औद्योगिक ढांचा का विस्तार व्यापक रूप से हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु पूंजी व तकनीकी के क्षेत्र में इनकी विदेशों पर निर्भरता ने भारत को विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आने दिया। समझ रहे हैं आप? अभी भी हम विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं, विकसित नहीं। इससे ये बात उभर कर सामने आती है कि हम औद्योगिक तकनीकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अर्जित नहीं कर सके। आज भी आधुनिक और बड़े उद्योगों में काम आने वाली मशीनों का 75% भाग विदेशों से आयात किया जाता है। यही कारण है कि हमारा व्यापक औद्योगिक ढांचा होने के उपरांत भी विश्व स्तर पर हम वांछित सफलता अर्जित नहीं कर सके। किंतु 20वीं सदी के अंतिम दशक में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति ये देखने में आई कि भारतीय उद्योगों में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा। औद्योगिक उत्पादों कार, स्कूटर, मोटर, साइकिल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, मोबाइल सेट, आधुनिक फर्नीचर, रेडीमेड वस्त्र उत्पादन, जूते एवं विभिन्न प्रकार के ये उत्पाद भारत के बाहर निर्यात होते हैं। आज जो वर्तमान में स्थिति है बच्चों, वो आपके सामने है कि हम कितने होगा आपने कि आज आप कहीं से भी, चाहे कोई भी बंदा आपका विदेश में हो या कहीं अन्य जगह हो, आप उससे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूबरू बात कर सकते हैं। आप उनके हालचाल पूछ सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट हो गई है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज एक छोटा सा बच्चा मोबाइल चला लेता है, जबकि उस समय बहुत पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और अतः भारत का औद्योगिक ढांचा और व्यापक हुआ। अब प्रश्न केवल मात्र ये है कि राष्ट्रीय अर्थों में इसका लाभ देश को कितना मिल रहा है। इन कंपनियों द्वारा लाभ के रूप में कितना भारतीय धन विदेश जा रहा है, ये जानना आवश्यक हो गया है। किंतु ये स्वीकार करना पड़ेगा कि 1991 के बाद भारत में औद्योगिकरण, वातावरण व औद्योगिक संस्कृति का विकास तीव्र गति से हुआ। यदि इसे राष्ट्रीय हित में अधिकतम प्रयोग में लाया जाए तो भारत उद्योगों के क्षेत्र में विश्व शक्ति बन सकता है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां
उद्योग स्थापित करने के प्रति उत्साहित और आकर्षित क्यों? यह एक विचारणीय प्रश्न है। विभिन्न कारकों का विश्लेषणात्मक विवरण तैयार करने पर यह सामने आया है कि सस्ती व पर्याप्त भूमि, पर्याप्त व सस्ता कुशल मानव संसाधन, सस्ती श्रमिक शक्ति, व्यापक स्थानीय बाजार, यातायात व संचार के विकसित संसाधन, कच्चे माल की उपलब्धता इत्यादि उनके आकर्षण का कारण है। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियां उत्साहित करने वाली हैं। आर्थिक उपलब्धियों का विवरण पिछले अध्यायों में दिया चुका है। इन विवरणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में संभव और अपेक्षित उपलब्धियां अर्जित करने में सफलता नहीं मिली है, किंतु 1950 को आधार बनाकर 2000 में आर्थिक उपलब्धि अग्रसर हैं, तो इसमें इसका स्तर और भी बढ़ गया है। आप चाहे कोई सा क्षेत्र देख लो, चाहे कृषि का देख लो, चाहे औद्योगिक का देख लो, चाहे संचार का देख लो, कोई सा भी क्षेत्र हो, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तकनीकी ढांचा, भारत के पास विस्तृत और विकसित तकनीकी ढांचा उपलब्ध है। आज़ादी के समय हमारा वैज्ञानिक और तकनीकी ढांचा अत्यधिक अविकसित अवस्था में था। विकसित देशों की तुलना में हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। आज़ादी के पश्चात भारत ने विज्ञान और तकनीकी का एक व्यापक व आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया है। इन वर्षों में विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में विदेशों पर हमारी निर्भरता घटी है और आज भारत में इतना सामर्थ्य है कि वे विदेशी सहयोग व सहायता के बिना अपनी राष्ट्रीय व बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। आज़ादी के प्रारंभिक वर्षों में, जिसे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के शासनकाल के नाम से जाना जाता है, भारत ने विकसित देशों के समकक्ष पहुंचने के लिए विज्ञान और तकनीकी के विकास पर बहुत जोर दिया है। आज़ादी के पश्चात 50 वर्षों के दौरान एक प्रवृत्ति अवश्य भारत के पक्ष में नहीं थी, वह थी भारत का बौद्धिक निष्कासन अथवा बौद्धिक पलायन। यदि अमेरिका और यूरोप जाने वाले वैज्ञानिक व तकनीकी विशेषज्ञ भारत में रहकर कार्य करें तो विकास की संभावनाएं और अधिक थी। अभी भी हमने विकसित देशों के साथ सहयोग, साझेदारी इत्यादि के माध्यम से विज्ञान और तकनीकों का व्यापक ढांचा तैयार कर लिया है। भारत में वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान का अति विशाल संस्थागत ढांचा उपलब्ध है और विज्ञान व तकनीकी विषय अध्याय में इसका विस्तृत हमने पहले भी वर्णन किया है। जिन संस्थागत प्रतिष्ठानों में अपने अनुसंधान प्रयोगशालाओं के माध्यम से देश के अनुसंधान और विकास में योगदान दिया गया है, उनमें बहुत सी लंबी सूची कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR। बच्चों, इनको आप नोट करेंगे, इनके नाम जितने भी मैंने बताया है इनकी जो फुल फॉर्म है आप उसको नोट करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र व राज्यों विज्ञान व तकनीकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, अंतरिक्ष कार्यक्रम विभाग, महासागर विकास विभाग, रक्षा अनुसंधान व विकास संस्थान, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय इत्यादि अनेक भारतीय विश्वविद्यालय समकक्ष संस्थाएं जैसे IIT एवं NIT भी अनुसंधान और विकास में काफ़ी काम करते हैं। और वर्तमान में आपको इस चीज़ से आप परिचित हैं, आप इसी युग के बच्चे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा परिचित है। मैं ज़्यादा आपको इसमें नहीं बताऊँगी, आप उससे परिपक्व हैं। आगे इसमें है राष्ट्रीय एकता व राजनीतिक ढांचा। राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी से माना जाता है, जिसने स्वतंत्रता को आंदोलन को जन्म दिया। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता प्रदान की गई। अंग्रेजों से मुक्ति मिलने के पश्चात भारत में स्थित पुर्तगाली व फ्रांसीसी उपनिवेश भी मुक्त हो गए। देसी रियासतें जिन्हें अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी हितों के पोषण हेतु सुरक्षित रखा, उनका भारतीय संघ में विलय हो गया एवं क्षेत्र गौड़ प्रतियाविधि शासन से मुक्त होकर प्रजातंत्र में सांस लेने के लगे। भारत का विभाजन राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से एक भयानक त्रासदी थी, जो हम अंग्रेजी राज की विरासत के रूप में प्राप्त हुई। जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, विदेशी षड्यंत्र इत्यादि के पश्चात भी देश को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक भावनात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय एकता को
थे, आज ये शब्द लुप्त हो चुका है। राजस्थान का व्यक्ति केरल पहुंचकर अपने आप को प्रदेश ना मानकर अपने आप को अपने राष्ट्र में मानता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया तीव्र और मजबूत हुई। भारतीय संस्कृति व समाज की विविधताएं इसमें बाधक भी नहीं बनी, क्योंकि इन विविधताओं को जारी रखते हुए हम राष्ट्रीय संस्कृति स्थापित करने में सफल रहे। भारतीयता एवं राष्ट्रीय एकता आज हमारी शक्ति के रूप में स्थापित हुई। अलगवाद, भाषावाद, जातिवाद, नस्लवाद इत्यादि राष्ट्रीय एकता में बाधक प्रवृत्तियों को कम किया जा चुका है। इनमें से जुड़ी अधिकांश समस्याएं हल कर ली गई है, किंतु आज भी भारत की राष्ट्रीय एकता बिखरने की संभावनाएं मुक्त नहीं है। अतः इसे निरंतर जागरूक और चौकन्ना रहना आवश्यक है। तो बच्चों, राष्ट्रीय एकता और इसमें जो समस्याएं हैं, जैसा कि जातिवाद है, अलगवाद है, भाषावाद है, नस्लवाद है, ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं और इनको हमने पूर्णतः हम इसको दूर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सुधार जारी है। राष्ट्रीय एकता को कायम करने, उसका और अधिक विस्तार करने में अनेक तत्व सहायक रहे हैं। मौलिक तौर पर भारतीय संविधान, यहाँ की संसदीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में सहायक है। भारतीय राजनीति ने राष्ट्रीय स्वरूप धारण किया। क्षेत्रीय दल व क्षेत्रीय राजनीति भी राष्ट्रीय राजनीति के विपरीत दिशा में न बढ़कर इसमें सहायक रही। अखिल भारतीय राजनीतिक दल सही अर्थों में राष्ट्रीय एकता के वाहक हैं। इन सब के अतिरिक्त नियमित देशव्यापी चुनाव सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक प्रश्नों पर देशव्यापी अभियान, अखिल भारतीय स्वरूप की आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, भारतीय रेल यातायात व परिवहन हेतु राष्ट्रीय जल राजमार्ग, भारतीय संचार प्रणाली, समाचार पत्र और फिल्में राष्ट्रीय एकता में सहायक है। राष्ट्रीय एकता आज हमारी इतनी सुदृढ़ ताकत पर हम कहते हैं कि भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति है। बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे छुपे हैं और आप इसको करंट जीके से आप इसमें कुछ जोड़ के आप लिख सकते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष का है, कृषि में है, आप उसमें जो वर्तमान टेक्नोलॉजी है उसके बारे में और सरकार की तरफ से जो योजनाएं जिसमें चलाई जा रही है, जैसे अंतरिक्ष में, साइंस में आप एपीजे अब्दुल कलाम का रेफरेंस दे सकते हैं। और भी जितने भी साइंटिस्ट हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं और जिन्होंने खोज की है, जिन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने इसमें योगदान दिए हैं, आप उसका इसमें लिख सकते हैं। तो ताकि इसमें और ज़्यादा आप विस्तृत रूप से इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी सामग्री मिलेगी, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत एक विश्व शक्ति बनने में उभरती हुई विश्व शक्ति है और इसके ये पक्ष में है। अब इसमें कुछ दूसरा पक्ष यह कहता है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति नहीं है, विश्व शक्ति, क्योंकि इसमें कोई से बाधक तत्व है। ये विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आता, ये विकासशील श्रेणियों की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहली मेन समस्या है वो है अनियोजित जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पर स्त्री और पुरुष अनुपात में निरंतर गिरावट, बेरोजगार, जनसंख्या में वृद्धि ऐसी है जिसके भारत की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको उभरती हुई विश्व शक्ति में नहीं गिन सकते। दूसरा है अशिक्षा। सरकार का प्रयास है कि हर बच्चा शिक्षित हो, हर नागरिक शिक्षित हो, कोई भी अनपढ़ ना रहे, लेकिन ये प्रयास अधूरा है। क्यों? क्योंकि इसके सिस्टम में बहुत कि उसमें कहीं भी अलख नहीं दिखाई देती है, जिसके कारण भी इसमें ये बाधक तत्व है। फिर शिक्षा का गिरता स्तर। शिक्षा, भारत जैसा देश प्राचीन जो ऋषि मुनियों की नगरी कहा जाता था, जिसमें शिक्षा का स्तर इतना उत्तम था कि कोई भी ये कहते कि हम वहाँ से पढ़ के आए हैं तो ये लगे कि बहुत गुणी हैं, ज्ञानी हैं। लेकिन आज विद्यालयों में यानों में बच्चों को केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण भी शिक्षा का स्तर घटा है। 21वीं सदी के प्रारंभ में अस्तित्व में आए तकनीकी व अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सामान्य अकादमिक शिक्षा महाविद्यालय, यहाँ तक कि निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खुला समझौता कर रहे हैं। इसके बारे में सॉरी बच्चों, मैं आपको
इसके बारे में और क्या बताऊँ, आप इससे परिचित हैं और आप 33 वर्ष के विद्यार्थी हैं। आप इसको में और ज़्यादा भी इसमें लिख सकते हैं कि वास्तव में आजकल क्या हो रहा है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। भारत की स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णतः असंतोषजनक है। आए दिन अखबार में पढ़ते हैं आप कि इसके कारण, इस लापरवाही के कारण ये हुआ, इसकी जान चली गई। ये सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं, क्या पता सरकार भी कागजों में ही योजनाएं चलाई जाती हैं और वास्तव में उसका कोई परिलाभ जिस जो भोगी है उसको वहाँ तक नहीं मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा है, ये पता नहीं। लेकिन यह है कि भारत की जो गांव के धनी, श्रमिक और सक्षम लोग शहरों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु ग्रामीण जो जनसंख्या का एक अपने कहीं भी ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो जहाँ पे साधन है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिसके कारण भारत में बहुत सारी बीमारियां भी बहुत बढ़ रही है, जैसे कि रक्तचाप, मधुमेह, पीलिया, हृदय रोग, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बुखार जैसे चिकनगुनिया, टाइफाइड, डेंगू, तो उनका पूरा इलाज भी नहीं हो पा रहा है। जातिवाद, सांप्रदायिकता और आतंकवादी तो ऐसी समस्या है जिनका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है और जिसके कारण भी इसके बाधिक है कि भारत एक उभरती विश्व शक्ति में नहीं आ सकता। तो ये बच्चों यहाँ पे कुछ और टॉपिक भी हैं उसमें रह गए हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी इस व्याख्यान में कि आपको मैंने जितने भी टॉपिक करवाए हैं उनके आप छोटे प्रश्न और जो बड़े प्रश्न बनते हैं उनको आप अलग से लिखेंगे, एक डायरी बनाएंगे कि इसमें एक एक नंबर के प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आप उसमें से हर चैप्टर में से निकालेंगे, ताकि आपको कहीं पे भी आगे समस्या नहीं हो और आगे व्याख्यान में, क्योंकि अब अपना ये इस बुक का सिलेबस मुश्किल से 3 टॉपिक बच रहे हैं और उन टॉपिक्स को मैं करा दूंगी और उसके बाद आपका जो टेस्ट के रूप में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप उनको हल करेंगे, आप उनका आंसर लिखेंगे ताकि आपको ये जल्दी याद हो जाए। जैसे कि अभी ये चला अपना भारत एक उभरती विश्व शक्ति, तो उसमें अपन ये प्रश्न बन जाता है कि भारत एक उभरती विश्व शक्ति है, व्याख्या कीजिए। क्या भारत उभरती हुई शक्ति है, उसके पक्ष में दीजिए। क्या कृषि और व्यवस्था में कैसे सुधार हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान मिली या नहीं मिली, इनको आप और जितने